हेलो एस्पिरेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। हम लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं एंड द टॉपिक इज़ सिटीज़नशिप। तो सिटीज़नशिप से आप समझते क्या हैं। सिटीज़नशिप का मतलब होता है नागरिकता। नागरिकता देश की। इंडियन सिटीज़नशिप, जो इंडिया में लोग रह रहे हैं उन्हें एक हक दिया जाता है, एक राइट दिया जाता है जिसे हम सिटीज़नशिप कहते हैं। A citizen who enjoy the full membership of political community and enjoy all rights under the law of the country. Citizenship है क्या? It is a relation between the citizen and the state. It is a legal relationship. ठीक है। Citizen enjoy some rights which are not given to others. जैसे कोई भी आर्टिकल है, जैसे राइट टू वोट हमें मिला हुआ है, ये राइट टू वोट हम फॉरेनर्स को नहीं देते। कोई भी इलेक्शन होगा उसमें कोई फॉरेनर आके वोट नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि हम हमारे लिए हमारा रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं, इसलिए फॉरेनर्स को ये राइट नहीं होता है। इसी तरीके से फॉरेनर्स को सिर्फ कुछ राइट्स जो हैं वो इंडिया में अलाउ है, बाकी नहीं भी हैं। क्या हैं वो हम आगे देखेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सिटीजनशिप, इसका मतलब है द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले इलेबोरेट प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उतना सब कुछ नहीं बताया गया है सिटीजनशिप के बारे में। क्यों? क्योंकि ये पावर पार्लियामेंट को दी गई है टू रेगुलेट सिटीजनशिप बाय लॉ सब्जेक्ट टू प्रिंसिपल्स दैट देयर इज़। देखो, पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है बाय कॉन्स्टिट्यूशन की सिटीज़नशिप के बारे में आप जो रेगुलेट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, लेकिन दो बातों का ध्यान रखना है। और वो क्या है कि एक तो ऑल इंडिया सिटीज़नशिप सिंगल होनी चाहिए एंड दूसरा डुअल नेशनलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब एक एक्ट है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये दो प्रिंसिपल्स की बात करता है, दैट इज़ लॉ ऑफ द सॉइल एंड लॉ ऑफ द ब्लड। लॉ ऑफ द सॉइल का मतलब जूस सॉली, और लॉ ऑफ द ब्लड का मतलब जो सैंग्विन, यानी सैंग्विन का मतलब होता है ब्लड। ठीक है। द पार्लियामेंट पुट 5 लॉज बाय विच अ पर्सन कैन बिकम एन इंडियन सिटीजनशिप, यानी ऐसा कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिससे कि कोई इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है या इंडियन बन सकता है। तो पहला है बर्थ। अगर आपका बर्थ इंडिया में हुआ है तो ऑब्वियसली आप इंडियन सिटीजनशिप कहलाएंगे, लेकिन आपके मदर फादर भी क्या होने चाहिए? इंडियन होने चाहिए। बाय डिसेंट, मान लेते हैं कि किसी और कंट्री में आपका बर्थ हुआ है, द चाइल्ड इज़ बोर्न आउटसाइड इंडिया, लेकिन कोई एक पेरेंट या दोनों पेरेंट कौन है? इंडियन सिटीजनशिप रखते हैं, तो क्या होगा? लॉ ऑफ जो सैंग्विन लग जाएगा, यानी लॉ ऑफ ब्लड लग जाएगा, और क्या होगा? उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। किससे? बाय डिसेंट से। देन बाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन होगी इसके लिए कुछ। देखो, रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि जब दोनों ही पेरेंट इंडिया के सिटीजनशिप नहीं हैं तो क्या होगा? वो अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं कि उन्हें कम से कम 7 ईयर्स तक इंडिया में रहना होगा। दूसरी कंडीशन है कि वो क्या तो रेजिडेंट होने चाहिए किसी अनडिवाइडेड इंडिया जब था तब के, या फिर वो लोग जो कि इंडिया के रेजिडेंट तो हैं लेकिन बाहर रह रहे हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है। या फिर कोई थर्ड कंडीशन हो जाएगी कि पर्सन हु इज़ मैरिड टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि अगर कोई इंडिया का पर्सन किसी बाहर के अदर कंट्री के लोग से शादी करे तो वो क्या होगा? ऑटोमेटिकली उसकी जो सिटीजनशिप है वो इंडिया की सिटीजनशिप हो जाएगी। लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि उनको भी 7 ईयर्स तक कम से कम इंडिया में रहना पड़ेगा। देन वी हैव, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि रजिस्ट्रेशन जो है वो कांट बी डन एज अ मैटर ऑफ राइट। मैटर ऑफ राइट कह के हम उसको रजिस्ट्रेशन में नहीं ला सकते हैं। देन बाय नेचुरलाइजेशन, कि 12 ईयर्स तक अगर कोई इंडिया में रह लेता है तो उसे नेचुरलाइजेशन के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, बट वो एक लीगल माइग्रेंट होना चाहिए। देन फिफ्थ कंडीशन इज़ बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज़। अगर इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, किसी टेरिटरी को ऑक्यूपाई करती है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो जो उस टेरिटरी के पीपल हैं वो उन्हें इंडियन सिटीजनशिप शायद गवर्नमेंट दे सकती है। इसमें इंडियन गवर्नमेंट मे गिव बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। ठीक है। देन मोड
ऑफ लॉस ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि अब वो थे एक्वायर करने के कि कोई इंडियन सिटीजनशिप कैसे लेगा, और ये है कैसे वो लूज़ कर सकता है। लूज़ करेगा, पहली कंडीशन है बाय रिनंसिएशन, अगर कोई खुद अपनी सिटीजनशिप देना चाहता है वॉलंटरी तो वो दे सकता है। देन बाय टर्मिनेशन, टर्मिनेशन ये कि अगर आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है बाय चॉइस तो आपको इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा, इंडियन की सिटीजनशिप आपको छोड़नी पड़ेगी। एंड थर्ड इज़ बाय डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन का मतलब ये है कि अगर आप इंडिया के अंदर बाय फ्रॉड आए हैं तो आपका सिटीजनशिप जो है वो ले लिया जाएगा। देन ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया क्या होती है? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2003 थ्रू द अमेंडमेंट टू इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। देखो 2003 में से इंट्रोड्यूस किया गया थ्रू इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। ये क्या होते हैं? ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का मतलब है कि ये फुल्ली फ्लेज्ड इंडियन सिटीजन्स नहीं हैं, बट पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन हु हैव टेकन सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्रीज़, यानी अगर कोई पर्सन इंडिया ओरिजिन का तो है लेकिन उसने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है तो फिर वो क्या कहलाएगा? ओवरसीज़ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कहलाएगा। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि ओवरसीज़ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जिसके पास होती है वो इंडियन पासपोर्ट कैरी कर सकता है, उसे इंडिया में आने के लिए वीज़ा नहीं चाहिए, किसी भी प्रॉपर्टी या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लीगल प्रोटेक्शन मिलती है। इसके अलावा स्पेशल कंसिडरेशन मिलता है इन एडमिशन्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। देन कौन सी ऐसी बेनिफिट्स हैं जो वो इन्जॉय नहीं कर सकते? ये राइट टू वोट उनके पास नहीं होगा। अब जब वो इंडिया में रहते ही नहीं हैं तो राइट टू वोट कैसे मिलेगा उनको? ऑब्वियसली राइट टू वोट नहीं मिलेगा। देन राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वो क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। देन हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज में, जैसे कि जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं वो नहीं ऑक्यूपाई कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज़ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो ये क्या कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्या है? जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 बना था उसको अमेंड किया गया। उसको अमेंड करके क्या कहा कि टू इंश्योर दैट सर्टेन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ लाइक हिंदू, पारसी, जैन, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियंस एंड सिख जो अदर कंट्रीज़ में रहते हैं, कौन कौन सी अदर कंट्रीज़? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, जो क्या तो इंडिया के अंदर 14 दिसंबर 2014 से पहले आए हों या फिर ऑन 14 दिसंबर 2014 को आए हों, उनको इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा, उन लोगों को इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। अब आपके पास दो कंडीशंस होनी चाहिए। पहला कि आप पासपोर्ट एक्ट 1920, यानी कि आप ये करता क्या है? दो कंडीशंस हैं, पासपोर्ट एक्ट 1920 और फॉरेनर्स एक्ट 1946। तो पासपोर्ट एक्ट 1920 कहता है कि इट मैंडेट्स फॉरेनर्स टू कैरी पासपोर्ट, यानी जो लोग 14 दिसंबर 2014 को या उससे पहले आए हुए हैं उन लोगों के पास पासपोर्ट होना चाहिए, प्लस में उनकी जो एंट्री और डिपार्चर है वो सही तरीके की होनी चाहिए, तब ही वो कहलाएंगे कि वो एक इंडियन सिटीजनशिप लेने के एलिजिबल है। मिलेगी या नहीं दैट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट, लेकिन वो एलिजिबल हैं या नहीं दैट हम इस दो कंडीशन से पता करेंगे। द एक्ट अलाउ ओनली बाय नेचुरलाइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन। द नेचुरलाइजेशन इज़ डिक्रीज्ड टू 5 years फॉर अबव ग्रुप, यानी जब हम बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू जो भी लोग अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से इंडिया के अंदर आएंगे उन लोगों को एटलीस्ट 5 साल तो उन्हें रहना ही रहना होगा, या फिर वो रहे होंगे तभी उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है, उससे पहले नहीं मिल सकती है। अब इसके ऊपर भी आर्ग्यूमेंट्स क्या आई? कोई भी आर्ग्यूमेंट क्या तो फेवर में होती है या अगेंस्ट में होती है। तो अगेंस्ट में क्या आया कि वायलेशन ऑफ आसाम अकॉर्ड 1985, देन वायलेटिंग राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14, देन वायलेट सेकुलर प्रिंसिपल, दिस एक्ट इज सिलेक्शन
वॉट अबाउट ओके, दिस एक्ट इज़ सेलेक्टिव, यानी कि ये सिर्फ 3 कंट्रीज़ को ही क्यों कंसिडर कर रहे हैं. वॉट अबाउट श्रीलंका एंड म्यांमार. देन ऑल्सो इम्प्लीकेशन ऑफ इंडियाज़ बायलैटरल टाई विद दीज कंट्रीज़. यानी अगेंस्ट में क्या क्या हुआ कि पहला उन्होंने बोला कि इन्होंने आसाम अकॉर्ड 1985 बोलता है कि इट प्रोवाइड्स अ कट ऑफ डेट ऑफ 25 मार्च 1971 फॉर रिफ्यूजीज़ टू बी एक्सेप्टेड इन इंडिया. आसाम अकॉर्ड 1985 के थ्रू एक डेट दी गई कि इससे पहले पहले आए हुए लोग जो हैं उन लोगों, इसके बाद जो आए हैं उन लोगों को रिफ्यूजीज़ कहेंगे. This act will be granted citizenship to illegal migrant coming from Bangladesh and flooding Assam. ठीक है. Then we have against हमारा हो गया है. Then we have favor में जो statements थे उनकी बात करते हैं. Civilization duty. तो देखो, नेहरू लियाकत पैक्ट और एक इंदिरा मुजीब पैक्ट, ये 2 थे जो बोलते हैं कि जब भी किसी और कंट्री में हमारे जो माइनॉरिटीज़ हैं, अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम होती है या उनके साथ कोई टायरनी होती है, तो क्या करेंगे हम, ये हमारी सिविलाइजेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन लोगों को देखें या ध्यान दें. तो इसके अकॉर्डिंग ये बोल रहे हैं कि ये फेवर में बनता है कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 इज़ करेक्ट. देन वर्सन कंडीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ इन द कंट्री. ऑब्वियसली जो इस्लामिक कंट्रीज़ थे, इनके अंदर क्या हो रहा था, जो माइनॉरिटीज़ थे उनको परेशान कर रहे थे. तो हमारा लास्ट पॉइंट यही है, डिक्रीजिंग नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ इन द कंट्री, की जो पॉपुलेशन थी वो भी कम हो रही है. दिस इज़ द प्रूफ कि हमें हमारी जो और माइनॉरिटीज़ हैं उन पे ध्यान देना चाहिए. अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, these 3 countries are Islamic republics, hence majority of communities can't be treated as persecuted, hence not applicable to Shias, Harzas and Ahmadiyas. यानी कि जो इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं यहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं, तो हम उन कम्युनिटी को नहीं कह सकते कि वो माइनॉरिटी हैं और उन्हें भी हमें इंडियन सिटीज़नशिप के लिए एलिजिबल समझना चाहिए. तो आई होप ये क्लियर होगा. ठीक है. अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तब तक कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट.